आज की क्लास से हम लोग ल्यूसेंट का सेकंड चैप्टर कह सकते हो, लेकिन मैं इसको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। प्रागैतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल यानी प्री हिस्टोरिक एज और चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, इसे हम बिगिन कर रहे हैं, पर इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि प्रागैतिहासिक काल किस आधार पे बांटा गया है। इसको हम स्रोत के आधार पे बांटते हैं। जब हम स्रोत के आधार पे समय काल की बात करते हैं तो हमें तीन तरीके के समय काल मिलते हैं। एक वो समय काल हमें मिलते हैं, यहाँ पे आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। हम लोग पाषाण काल की बात कर रहे हैं। पाषाण काल में ही प्रागैतिहासिक काल भी डिस्कस किया जाता है, लेकिन पाषाण काल एक पार्ट है। लेकिन ये जो तीन काल मिलते हैं आपको, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक, ऐतिहासिक, ये किस आधार पे मिलते हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये जो तीन काल की बात होती है, जो हम आज भी कर रहे हैं, आज हमको प्रागैतिहासिक पे वर्क करना है, ये बात किसके आधार पे होती है? स्रोत के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। तो पहले मैं इसी को डिस्कस कर दूं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जब आप काम करते हो, और पुरातात्विक साक्ष्य के अलावा आप लिखित आधार पे भी काम करते हो, तो कहीं लिखित साक्ष्य मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। इस आधार पर हम पूरे पीरियड को, इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। मैंने पहले भी ये सब बता रखा है आपको कि प्री हिस्टोरिक एज क्या होता है। दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। तो किस बेसिस पर हमने ये तीन पार्ट किए हैं? हमारे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे। अब ये जो आपको पहला पार्ट मिल रहा है प्रागैतिहासिक काल, ये एक ऐसा काल है प्यारे बच्चों जिसमें आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। रादर आप ऐसा कहें कि यहाँ पे कोई लिखित चीजें आपको मिली ही नहीं, केवल और केवल आपको क्या मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिला, जिसमें आपको पत्थर मिले, आप पत्थर के बने बहुत सारे औजार मिले, गुफाएं मिली। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये बताया, फिर मैं बिगिन करूंगा आपका ये पाषाण काल यानी स्टोन एज। ठीक है, तो स्टोन एज किसके अंतर्गत आएगा? प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। मतलब आज का मेन टॉपिक हमारा पाषाण काल पर ही बेस्ड है, स्टोन एज पर बेस्ड है, क्योंकि हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल आप इसको कर लो। ठीक है, प्रागैतिहासिक लिख गया है, ये प्रागैतिहासिक काल इसको आप कर लो। तो ये प्रागैतिहासिक काल जो है क्या है, समझ गए? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं दूसरे काल की, आधैतिहासिक काल की, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। यहां लिखित साक्ष्य आपको मिलते हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों की लिपि आप नहीं पहचान पाए हो, लिपि डिसाइफर नहीं कर पाए हो, जिस कारण से उन साक्ष्यों को आप पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपकी हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो लिपि जिसकी हम नहीं बता सकते, इसलिए हम उसकी चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ नहीं सकते। तो जो भी हम अनुमान लगाते हैं वो हम पुरातात्विक साक्ष्य से ही लगाते हैं। हमें वहां का लिखित वर्णन जरूर मिला है, पर उस लिखित वर्णन को हम डिसाइफर नहीं कर पाए, हम उसको समझ नहीं पाए। तो ये भी याद रखेंगे, इसमें आपका इंडस वैली आएगा। और ऐतिहासिक काल वो तीसरा काल है जिनमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनकी लिपि को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरा आपका मौर्य काल आ जाएगा। रादर आप वैदिक काल के बाद का जो भी काल लेते हो, संस्कृत भी आपने डिसाइफर कर ही लिया है, और मौर्य काल में जो अशोक के अभिलेख हैं उनको भी डिसाइफर कर लिया गया है। कल की क्लास में हमने उस पर बहुत सारा डिस्कशन किया था। तो इस तरीके से ऐतिहासिक काल आप समझ गए। मौर्य काल के बहुत सारे हमें लिखित वर्णन मिलते हैं जो हम पढ़ सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हमें पाषाण काल की बात करनी होती है। और ये पाषाण काल ऐसा कालखंड है, ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें मानव पत्थरों के घर में रहता था, यानी पत्थर मानव के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। पत्थर में के घर में रहता था, पत्थर के औजार भी बनाता था, और इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, पत्थर के बर्तन भी होते थे। तो इस तरीके से पत्थर बहुत बड़ा जीवन का साधन था इंसान के लिए। इस पत्थर के काल को अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा। मैं 5 लाख ईसा पूर्व से इसको कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, सभ्यता की शुरुआत होती है इंडस वैली से, और यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंसान नहीं रह रहा है। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से इस काल को हम 1750 ईसा पूर्व के लगभग का मानते हैं, कार्बन डेटिंग के अनुसार। कल भी मैंने बताया था। लेकिन उससे पहले भी मानव रहा है ना, बीच में मानव लुप्त हुआ फिर रहा। तो इस तरीके से मानव
5 लाख ईसा पूर्व पहले से है, कुछ लोग 10 लाख ईसा पूर्व भी मानते हैं, तो ये मानना ही है क्योंकि ये सब पता चलता है किससे, साक्ष्य से। ठीक, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, तो आप लगभग मान लो पाषाण काल को 5 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। कुछ लोग 1000 भी बोल देते हैं क्योंकि पत्थर का प्रयोग तो हम तब भी कर रहे थे, पर 6000 लिखो आप। ठीक है, अब इन 5 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के काल को हम 3 खंडों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 3 खंड? एक तो खंड है आपका पूरा पाषाण काल, जिसे हम पैलियोलिथिक एरा बोलते हैं, और इसमें 5 लाख यानी 5 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का ये टाइम है। उसके बाद हमारा मेसोलिथिक आता है। कई बार हम मेसोलिथिक को, नवपाषाण को ऐसा मान के चलते हैं कि ये संक्रमण काल थे, दोनों साथ साथ चले। ठीक है, लेकिन मैंने दोनों को अलग ही किया है। मेसोलिथिक एरा को मैंने 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व का बोला है, और नवपाषाण काल को मैंने नियोलिथिक एरा या न्यूलिथिक एज, जो कि 8000 बीसी से 6000 बीसी तक चला। ठीक, इज इट क्लियर और नॉट? बस आप पहले तो काल समझ लें, एक मोटा मोटा समझ लें, कोई रटना नहीं है आपको। ये 3 खंड है। इससे पहले भी यदि मानव था तो उसे आप क्या बोलोगे? पूर्व पाषाण काल का मानव। तो यदि मैंने यहाँ पे 10 लाख नहीं लिखा तो 10 लाख मतलब 10 लाख ईसा पूर्व यदि कोई मानव था तो वो कैसा मानव कहलाएगा? पूर्व पाषाण काल का मानव। पाषाण रहे होंगे लेकिन पाषाण का यूज करना इंसान इतना ज्यादा नहीं जानता था। मैं पाषाण काल की बात कर रहा हूं तो 5 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल आएगा। पूरा पाषाण काल सबसे बड़ा कालखंड है और इसलिए इस कालखंड को और सुविधा हो पढ़ने में, इसलिए इसको हमने निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ये 3 भागों में बांटा है। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से ही शुरू हो गया, 50,000 तक गया, और फिर मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000, और फिर उसके बाद आपका उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, इस तरीके से 10,000 ईसा पूर्व तक ये कालखंड चला। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल हिमयुग था। यहां पे हिमयुग का मतलब यह है कि मानव जीवन एक तरीके से रुक सा गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी थी, ऐसा समझो आप। ठीक, और होमो सैपियंस जो आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई वो कब हुई? उच्च पूरा पाषाण काल में ही हुई। मतलब हुई कब? हुई तो पूरा पाषाण काल में ही, पर पूरा पाषाण काल के तीसरे खंड में, यानी आज से कह सकते हो आप 40,000 या 50,000 मोटा हिसाब वर्ष पूर्व वो मानव आया जो आज होमो सैपियंस कहलाता है। चलिए, इतना आपको स्टडी हो गई, इतना समझ गए। थोड़ा स्पीड से पढ़ना है, आज का मैटर भी बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं आज के मैटर में। ठीक है, डिटेल में जाएंगे, कई चीजें याद रहेंगी। आपको लगेगा कि इसको मैं एक बार ब्रीफ आइडिया भी दे दूं तो मैं एक ब्रीफ वीडियो भी इसकी रख दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स आप बनाते चले। 1863 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफ्रुट नाम के एक इंसान थे, आप कह सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मद्रास में एक पल्लबरम नामक स्थान पर पूरा पाषाण औजार पाया। कौन सा उपकरण पाया? एक पूरा पाषाण काल का उपकरण पाया। यानी कौन से काल का पाया? पैलियोलिथिक एरा का उपकरण पाया पहली बार। कौन? रॉबर्ट ब्रूसफ्रुट, एक वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे, उनको क्रेडिट दिया गया और इसीलिए उन्हें भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाने लगा, क्योंकि सबसे पहले कोई प्रागैतिहासिक उपकरण की खोज की है तो वो रॉबर्ट ब्रूसफ्रुट नाम के इंसान ने की है। ठीक है, कहां से की है? मद्रास के, अभी पढ़ेंगे हम आगे, पल्लबरम नामक स्थान से पाया है। तो ये आप याद रखेंगे कि रॉबर्ट ब्रूसफ्रुट बहुत बड़े महान इंसान हमारे भारतीय प्रागैतिहास में माने जाते हैं, क्योंकि भारतीय प्रागैतिहास के पिता ही माने जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कल की क्लास में भी कवर हुआ था कि 1861 में सबसे पहला प्रयास किया गया अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारत के पुरातात्विक विभाग को स्थापना करके भारत के पुरातत्व को संभालने का, सजोने का, आगे बढ़ाने का पहला काम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रहे ये। इस कारण से इनको हम क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कहते हैं या भारतीय पुरातत्व के पिता कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रखें, ये दो इंसानों के याद रखें आप। रॉबर्ट ब्रूसफ्रुट भारतीय प्रागैतिहास के पिता, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पिता, ऐसा बोल दो आप। ठीक, इसके बाद हम आते हैं पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में हमारे पास कितने काल हैं? एक तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, 3 काल हैं। थोड़ा थोड़ा हम इनको पढ़ेंगे।
ये जितने भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ते चलो। निम्न पुरापाषाण काल क्या है? ये 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है, ये स्टार्टिंग ही हुई है 5 लाख ईसा पूर्व से, और कब तक चलता है? 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। ये पहला पॉइंट हो गया। इस समय जो पत्थर होते थे, पत्थर के जो उपकरण होते थे, तो पत्थर का प्रयोग इंसान करना शुरू कर चुका है, तब तो पाषाण काल की बात हुई है। लेकिन सबसे पहले जो पत्थर आए होंगे बहुत भारी भरकम पत्थर आए होंगे, तो बिल्कुल भारी भरकम पत्थर आए हैं। इस पत्थर को बनाने में कोर प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। क्या होता है ये कोर प्रणाली? जल्दी से समझ लें आप। नदियों में जो बहुत भारी भारी पत्थर आते थे उनको पहले तोड़ा जाता था और तोड़ के उनके किनारे अलग हो जाते थे, और बीच वाला जो पत्थर होता था उसे कोर कहा जाता था, वो अलग हो जाता था। इसी बीच वाले पत्थर को उपयोग करके यहाँ के लोग कुल्हाड़ी बनाते थे, हस्त कठार यानी हाथ हैंड एक्स बनाते थे, मतलब कुल्हाड़ी ही कहलाएगा हस्त कठार, विदारणी बनाते थे, क्लीवर बोलेंगे जिसे, खड़क चोपर बनाते थे, चोपिंग निर्माण करते, मतलब ये सब जितने भी हथियार हैं, कुल्हाड़ी है, चोपर है, क्लीवर है, इन सब का निर्माण ये करते थे। कैसे करते थे? वो भारी भरकम जो पत्थर आते थे नदियों से बह के, उसको पहले वो तोड़ते थे और अंदर का जो पेबल वाला अंदर का जो हिस्सा बचता था उसे कोर कहते थे, उसी पेबल का, उसी से वो बनाते थे। इस समय भारी पत्थर से हथियार बनाए गए क्योंकि इस समय मनुष्य पूरी तरह शिकार पर ही निर्भर था, और क्योंकि पूरी तरह से शिकार ही करता था इसलिए पत्थर भारी भरकम बनाए गए, जल्दी आसानी से मर जाए कौन? जिसका शिकार कर रहे हैं ये, ठीक है, शिकार पर निर्भर थे, ये समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, ई पॉइंट लीजिए। हैंड एक्स की खोज सबसे पहले कब हुई? 1863 में हुई। भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रुसफुट ने तमिलनाडु के पलवरम में की थी। तो यही वो आप कहोगे क्या है? ये 1863 जो लिखा ना, एक उपकरण खोज किया गया मद्रास में, तो यही उपकरण है जिस कारण से इनको हम भारतीय प्रागैतिहासिक के फादर कहते हैं। तो बस याद कर लो आज के बाद कि 1863 में भारतीय प्रागैतिहासिक के फादर कहे जाने वाले रॉबर्ट ब्रुसफुट ने पहली बार मद्रास के पलवरम से, तमिलनाडु में ही चेन्नई है जिसे पहले मद्रास कहते थे, उसी मद्रास के पलवरम में से इन्होंने हैंड एक्स की खोज की। हैंड एक्स क्या है? आपको अभी बताया गया था, ये हस्त कठार को हैंड एक्स बोलते हैं। पत्थर का ही बना होता था कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी पत्थर की बनी हुई। यही औजार विलियम किंग ने 1884 में तमिलनाडु के अतिरमपक्कम में भी खोजा। यानी जिस औजार को तमिलनाडु के पलवरम में 1863 में पहली बार रॉबर्ट ब्रुसफुट ने खोजा, उसी को 1884 में भी अतिरमपक्कम में पाया गया, लेकिन इस बार विलियम किंग के द्वारा पाया गया। लेकिन सबसे पहले कौन पाए? रॉबर्ट ब्रुसफुट। तो क्रेडिट ले गए भारतीय प्रागैतिहासिक के पिता होने की। चलिए निम्न पुरापाषाण काल के कुछ स्थल ले लेते हैं, वो भी स्पीड से। कश्मीर में लेंगे एक स्थल, राजस्थान में लेंगे कुछ स्थल, महाराष्ट्र में लेंगे कुछ स्थल, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्थल, मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट स्थल, और तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट स्थल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहां पे आपको निम्न पुरापाषाण काल के स्थल मिलते हैं। जब हम पाषाण काल के पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो पुरापाषाण काल में आपको कौन कौन से पाषाण काल मिलेंगे? सबसे पहला निम्न पुरापाषाण काल मिलेगा, फिर मध्य पुरापाषाण काल मिलेगा, फिर उच्च पुरापाषाण काल मिलेगा। अब निम्न पुरापाषाण काल के वो स्थल हम देख रहे हैं जो हमें अलग अलग राज्यों से मिले। कश्मीर में हमें पोतवार का पठार मिलता है जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। लिद्दर नदी घाटी, पहलगांव, यहाँ दोनों तरीके के हथियार हैंड एक्स और चोपर मिला है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में चोपर जनरली मिले हैं, और जब हम साउथ इंडिया की तरफ आते हैं तो हमें हैंड एक्स मिले हैं। तो हैंड एक्स ऑब्वियसली मिला है, हमें मिला कि नहीं मिला तमिलनाडु में। और नॉर्थ की तरफ हमें क्या मिले हैं? उत्तर की तरफ चोपर मिले हैं। ये भी एक रूल है, ऐसा पाया गया है। तो दोनों तरीके के हथियार हमें कहाँ मिले हैं? कश्मीर। कश्मीर तो उत्तर में ही कहलाएगा, तो ये कश्मीर में आप समझ लो कि पाकिस्तान वाले इलाके में जो लिद्दर नदी घाटी का इलाका है वहां से हमें मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल के औजार, इसलिए वो स्थल कहलाएंगे। राजस्थान में मरुभूमि में दीदवाना जो मरुस्थल है वहां पे हमें कुछ ऐसे ही औजार मिले हैं। महाराष्ट्र में हमें नेवासा से मिले हैं, अहमदपुर जिले में आता है नेवासा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी में इलाहाबाद के पास हमें ये स्थल मिले हैं। मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट भीम बेटिका रायसेन की गुफा में हमें क्या मिला है? निम्न पुरापाषाण काल, यानी पत्थर के बहुत सबसे पहला काल है ये निम्न पुरापाषाण काल। उस समय के औजार मिले हैं, प्राचीनतम स्थल कहलाता है ये।
प्राचीनतम हमें भित्ति चित्र मिले हैं। और नरसिंहपुर में हम देखें तो नरसिंहपुर में भी हमें कुछ स्थल ऐसे देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में मैंने अभी बताया पलबरम, इसके अलावा अतिरम पक्कम। तो पलबरम और अतिरम पक्कम में हमें निम्न पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। नोट आप एक याद रखिए कि इस समय मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान था और उसका प्रयोग नहीं आता था। यानी आग का प्रयोग कब हुआ? आग का प्रयोग हम पढ़ेंगे कि सबसे पहली बार आग का प्रयोग यदि इंसान ने कभी किया तो कब किया आग का प्रयोग? ठीक है, आग का प्रयोग हम पुरापाषाण काल में ही बोलते हैं। आग का ज्ञान हो गया था इंसान का, मतलब आग पता चल गया था उसको। अब आग का प्रयोग इतना वो नहीं करता था। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा वो अपने मांस वगैरह जो खाता था तो कच्चा ही खा जाता था। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। कृषि का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसान को पुरापाषाण काल में आग का प्रयोग, यानी आग की खोज इसने कर ली थी और आग का सर्वाधिक प्रयोग उसने मध्य पाषाण काल में किया। ठीक है, बाद में पहिया, कृषि, ये सब इंसान को नवपाषाण काल में पता चला। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल की क्लास में भी मैं एक बेसिक हिंट दे चुका हूं आपको, लेकिन आज की क्लास में तो हमें पूरा फोकस ही करना है इन्हीं चीजों पर। उम्मीद है कि हर चीज समझ रहे हैं आप और ध्यान से देखिए। इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है जितना मैं आज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको लगेगा कि यार थोड़ा और स्वीट करूं मैं, तो आप इंडिकेट कर देना, मैं एक स्वीट वीडियो भी इसकी बना दूंगा। फिलहाल आज मैं इसको यूपीएससी एमपीपीएससी लेवल से ही पढ़ा रहा हूं। हालांकि जो भी मैं बता रहा हूं ल्यूसेंट में, वो भी एग्जैक्टली मैं ल्यूसेंट की पॉइंट तो नहीं रख रहा हूं, एक्स्ट्रा ही आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो एक तो आप कोर प्रणाली याद रखना जिसका प्रयोग हुआ पत्थर काटने के लिए। हस्त कठार, ये मेनली यहाँ पे जो औजार मिले हैं हमें, हस्त कठार, कुल्हाड़ी, ये सब पत्थर के बने मिले हैं। और ये कुछ आप स्थल याद रखोगे और यहाँ पे एक मेन पॉइंट याद रखोगे कि आग की खोज हो गई थी। अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। अब मैं बोलता चलता हूं, यदि आपको क्लियर ना देख पा रहा हो ये चीज तो थोड़ा ब्लर हो गया है। तो मध्य पुरापाषाण काल यानी आपको सेकंड पुरापाषाण काल में सेकंड पोर्शन। ठीक है, इधर आ गए हम लोग पुरापाषाण काल में, ये वाला हिस्सा। पुरापाषाण काल में ये जो हिस्सा है ये 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक का पोर्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पुरापाषाण काल की जब बात करते हैं तो इस पूरे पुरापाषाण काल को हम कितना पुराना मानते हैं? उससे पहले हमारे पाषाण काल से पहले पूर्व पाषाण काल है। पुरापाषाण काल हमारा 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू हो गया है, 5 लाख बीसी से शुरू हो गया है। और ये आपका कहां तक जाता है? ये मैंने आपको बताया है 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर, ये आपको याद होना चाहिए 6000 ईसा पूर्व तक मैंने बताया है। ठीक है, तो ये 6000 ईसा पूर्व में पहला आपका क्या था? पुरापाषाण में निम्न पुरापाषाण, जो कब तक था? 5 लाख से 5000 ईसा पूर्व तक हमने मान लिया, 50,000 ईसा पूर्व तक मान लिया। ठीक, अब 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो मध्य पुरापाषाण कहलाएगा। सबसे ज्यादा आपका निम्न पुरापाषाण काल ही रहा। निम्न पुरापाषाण काल में कोर पद्धति का प्रयोग हुआ था, यहां फलक पद्धति का प्रयोग हुआ है औजार बनाने के लिए। यहां पे मुख्य औजार, यहां पे बेधनी मिला है, छेदनी मिला है, खुरचनी मिला है, तछनी मिला है, थोड़ा छोटे औजार मिले हैं। पहले बहुत बड़े बड़े कुल्हाड़ियां मिली हैं। कब? निम्न पुरापाषाण काल में। अब जो औजार हैं थोड़ा छोटे हो गए। यहां पर उपकरण जो मिले हैं, क्वार्टजाइट मिला है, फ्लिंट मिला है, चर्ट मिला है, जिस्पर मिला है। तो इस टाइप के जो मिले नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे ना क्वार्टजाइट क्या है, ये एक मिनरल्स है। तो इस तरीके की ये जो मिनरल्स, कठोर मिनरल्स हैं, ये इनकी मदद से बने औजार हमें मिले हैं। इन टाइप के पत्थर हैं ये एक प्रकार के, इससे बने औजार हमें मिले हैं। पहले केवल क्वार्टजाइट पत्थर के औजार मिले थे। ठीक है, और कोर पद्धति का प्रयोग हुआ था निम्न पुरापाषाण काल में, लेकिन यहाँ पे फलक पद्धति का प्रयोग हुआ है और क्वार्टजाइट के अलावा फ्लिंट है, चर्ट है, जिस्पर है, इन सब का भी प्रयोग हुआ है। प्रमुख स्थल महाराष्ट्र में देखिए तो नेवासा यहां भी आता है, नेवासा वहां भी था। ठीक है, नेवासा यहां भी था ना, नेवासा मध्य, ऑब्वियसली है कि कोई निम्न पुरापाषाण काल से मध्य पुरापाषाण काल में जाएगा तो कई स्थल कॉमन मिलते हैं आपको। महाराष्ट्र के प्रवरा नदी तट पर यहां से निम्न पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, बता ही दिया था मैंने। हथनौरा, मानव के कंकाल मिले हैं, पहली बार प्राप्त हुआ है। पुष्कर से भी प्राप्त हुआ है। तो ये हथनौरा, ठीक है, पुष्कर, पुष्कर तो आपका कहां आता है? राजस्थान में आता है। ठीक है, तो हथनौरा से भी हमें साक्ष्य मिले हैं, पुष्कर से भी हमें साक्ष्य मिले हैं। तो ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस युग में शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे पाई गई है।
शिल्प सामग्री का मतलब है बनाने की सामग्री। मध्यपुरा पाषाण काल की खोज का श्रेय एच.डी. संकलिया को जाता है। ये एक बहुत बड़े आप कह सकते हो इतिहासकार हैं। निम्न और मध्य को हिमयुग भी कहते हैं, अतः इसकी समाप्ति, ठीक है, ये जो है निम्न और मध्य जो है ये दोनों मिलके हिमयुग कहलाते हैं। हिमयुग का मतलब है कि ये स्थिर हो गया था ये जीवन, अब ये दोनों समाप्त हो गए आपके काल, ठीक है। अब आता है उच्च पुरा पाषाण काल। यह 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। आपका ये कब तक का माना जाता है? 10,000 तक का माना जाता है ये वाला, ठीक। उसके बाद कौन शुरू होता है? 10,000 से 8,000 तक मध्य पाषाण, ये उच्च पुरा पाषाण है, ठीक है। तो अब उच्च पुरा पाषाण काल में आपको ये समय पीरियड याद रखना है। यहाँ पर हथियार लगभग मध्य पुरा पाषाण काल की तरह ही थे, मतलब यहाँ भी उसी टाइप के थे, लेकिन पद्धति ब्लेड पद्धति थी। तो तीनों की पद्धति याद रखिए। निम्न पुरा पाषाण काल में पद्धति का प्रयोग हुआ है, उस पद्धति को क्या बोलते हैं? कोर। मध्य पुरा पाषाण काल में जो पद्धति हुई है वो फलक, और यहाँ पे जो पद्धति का प्रयोग है वो ब्लेड पद्धति है। झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये मेजर मेसोलिथिक साइट है। मेसोलिथिक का मतलब होता है आपका मध्य पाषाण काल। तो अभी जो मैं मध्य पाषाण काल बता रहा हूं उसके लिए ये 2 पॉइंट मैंने प्रेजेंट किए हैं यहाँ पे। तो ये मध्य पाषाण काल के पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो मध्य पाषाण काल में इसको इंडिकेट कर लेना, ठीक है। अभी मैं बाद में बता देता हूँ इसको। उच्च पुरा पाषाण काल में आधुनिक मानव का उदय हो गया था, ये बात बताई है मैंने ऑलरेडी। उच्च पुरा पाषाण काल में चित्रकारी और नक्काशी की पहली बार शुरुआत हुई थी। भीमबेटिका में हमें मिलने लग गए थे, ठीक है। हालांकि भीमबेटिका को हम कब का बोलते हैं? निम्न पुरा पाषाण काल का बोलते हैं, लेकिन इसमें जो चित्र बनाए गए वो कब बनाए गए? ये चित्र उच्च पुरा पाषाण काल के में बनाए गए। मतलब अल्टीमेटली बनाए कब गए? बनाए तो ये पुरा पाषाण काल में ही गए, ठीक है। भीमबेटिका रायसेन है, यूनेस्को की साइट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम 1989 से है, विश्व विरासत स्थल में शामिल है। यहाँ की गुफाओं में दीवारों पर बहुत शानदार चित्र बनाए गए हैं। चित्र अन्य प्रकार के जानवर, हिरण, बारहसिंगा आदि चित्र में दिखाए गए हैं, ठीक है। भित्ति चित्र बोलते हैं जिसे। बेलन नदी घाटी पर लोहदा नाले पर अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। और भारत में उच्च पुरा पाषाण काल के लगभग 566 स्थल पाए गए हैं। ये एक बेसिक नॉलेज ले लो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का पहला पॉइंट तो आप यही नोट वाला पॉइंट लिख लो कि इन झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ मेसोलिथिक साइट। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो एरिया है पूरा, वो सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का स्थल है। उड़ीसा में देखें तो मयूरभंज, इसके अलावा क्योंझर, इसके अलावा सुंदरगढ़, ये आपको मेसोलिथिक साइट उड़ीसा में मिल जाएंगे। झारखंड में पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू ये आपको मध्य पाषाण काल का स्थल होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल। तो उच्च पुरा पाषाण काल का 10,000 BC में हिमयुग के अंत के साथ हुआ, और उसके बाद जलवायु गर्म और शुष्क हो गई और जीवन और अच्छा हो गया। अब जलवायु बदलने के साथ ही पेड़ पौधे, जीव जंतु में भी परिवर्तन हुआ और मानव का गर्मी सूखा की वजह से नए क्षेत्रों में अग्रसर होना संभव हुआ। इससे पहले जो मानव था वो एक जगह पे रहता था, अब लेकिन उसको गर्मी लगी, कहीं सूखा लगा, इस कारण से वो अपना बदलना जीवन क्या करना शुरू कर दिया। मानव का गर्मी सूखा की वजह से नए क्षेत्रों पर अग्रसर होना संभव हुआ, आगे वो जाना शुरू कर दिया, ठीक है, घूमना शुरू कर दिया। अभी खोज नहीं हुई है कृषि की, अभी वो स्थिर नहीं है। पहले भी घूमता था, कम घूमता था, अब ज्यादा घूमने लग गया। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो पत्थर बनाए गए, औजार बनाए गए, वो बहुत कम साइज के पत्थर के बनाए गए। 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक औजारों की साइज हो गई थी। इस काल में स्फटिक, कार्नेलियन, कैल्सीडोनी, अग्रेट जैसे पत्थरों का भी औजार बनाया गया। क्वार्टजाइट, चैटफ्लिंट जिस पर तो था ही। औजार छोटे जीव जंतु के शिकार करने के लिए प्रयोग होते थे, मतलब अब वो छोटे जंतु को खाने लग गया था। माइक्रोलिथिक छोटे औजार कहलाते हैं। पहली बार कार्लिल के द्वारा 1868 में विंध्याचल पर्वत में पाया गया था। ये साइंटिस्ट या आप कहोगे कि एक इतिहासकार का या आप कहोगे आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है, जिसने 1867 में सबसे पहले विंध्याचल पर्वत में ये छोटे औजार पाए थे और जिसे इन्होंने मध्य पाषाण काल का बोला। तीर कमान का प्रयोग करने लग गए थे। ये जो आर्चरी आप बोलते हैं वो यहाँ पे आविष्कार हो गया था, पूछा जा सकता है। तो मध्य पाषाण काल का एक बहुत बड़ा आविष्कार है ये तीर कमान।
इस काल में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण पाए गए हैं। मतलब अभी तक पत्थर के उपकरण थे, पर यहाँ पे हड्डी और सींग के उपकरण भी पाए गए हैं, जो पत्थर के उपकरण से कई बार ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं या थोड़ा हल्के होते हैं। इस काल में कहीं कहीं आग के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आग की खोज तो बिल्कुल हो गई थी। कब हो गई थी आग की खोज? आग की खोज की तो बात हम जब करते हैं तो पुरापाषाण काल में ही हो गई है, लेकिन उसके साक्ष्य मध्यपाषाण काल में भी हमें मिले हैं। तो आग की खोज कब हुई कोई पूछेगा तो आप पुरापाषाण काल ही बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मध्यपाषाण काल के स्थल राजस्थान में देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, कर्नाटक में मिलते हैं। इनको याद कर लो। राजस्थान में बागौर है, सांभर झील के पास। ठीक है, वहां आपको याद रखना है। पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं बागौर से। एक तिलबोरा जगह है, वहां भी आप तिलवारा जगह, वहां भी आपको राजस्थान में साक्ष्य मिले हैं मध्यपाषाण के। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ होशंगाबाद में और भीमबेटका, ये दो याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में मिले हैं। एक सराय नहराय मिला है, महदहा में मिला है, दमदमा में मिला है। उत्तर प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी, लेखैया, मुरहाना पहाड़। ठीक है, तो मेनली आप ये एक दो स्थल याद रखें। कर्नाटक में जलाल हल्दी नामक जगह पे मिला है, तो ये मैंने थोड़ा मैप से भी दिखाने का प्रयास किया है। राजस्थान में सांभर झील के पास। ठीक है, और ये बागौर जिले में है। ठीक है, सांभर झील के पास भी है, बागौर के पास भी है, और थोड़ा सा पोर्शन इसका तिलवारा में भी है। ठीक है, बागौर में और सांभर झील के पास जगह का नाम तिलवारा है, ऐसा याद रखो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूरा पोर्शन जो 3 स्थल मिले हैं हमें प्रतापगढ़ जिले में ही मिले हैं, सराय नहराय, महदहा और दमदमा। ठीक, मध्य प्रदेश में 2 मिले हैं, होशंगाबाद में मिला है, और साथ ही साथ हमें रायसेन जिले के भीमबेटका में मिला है। होशंगाबाद में आदमगढ़ में मिला है। ठीक है, और गुजरात में भी हमें कुछ स्थल मिले हैं, और कर्नाटक में हमें मेन मिला है जलाल हल्दी। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के मध्यपाषाण काल के स्थल को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो 3 हमने सराय नहराय, महदहा और दमदमा मिले हैं, और एक और हमें लिखैया भी, उत्तर प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी जो मैंने बताई थी लिखैया, ये तो लिखैया भी मैं बता रहा हूँ। ये 4 स्थल आप जल्दी से देख लें। सराय नहराय क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे 37 नर कंकाल मिले हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि सामूहिक नरसंहार हुआ था, कोई बाहरी आक्रमण हुआ था। 4 मानव दफनाए गए मिले हैं एक ही कब्र में यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ गंबे मिले हैं जिन पर इनका पूरा घर टिका रहता था। गंबे का मतलब हुआ एक तरीके से आप कह सकते हो सपोर्ट, वर्टिकल सपोर्ट। यहाँ चूल्हे में हड्डियां जली अवस्था में मिली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इस समय आग का प्रयोग हुआ था और आग का यूज किया गया था। इसके साक्ष्य भी मिल गए हैं। यानी आग खोज तो ली गई थी, पर यूज के साक्ष्य हमें, प्रयोग के साक्ष्य हमें मध्यपाषाण काल में ही मिले हैं। तो सराय नहराय बस इतना याद रखो बच्चों। हालांकि मैंने डिटेल में बताया, पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलना है, बहुत सिंपल नोट बन जाएगी आपकी। महदहा में आप जाइए या महागढ़ा में आ जाइए, प्रतापगढ़ जिले में ही आता है, उत्तर प्रदेश लिखा। पहला पॉइंट यही है, हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। हिरण के सींग के छल्ले मिले हैं हमें यहाँ से। यहाँ पे युगल समाधान, युगल मतलब एक साथ पुरुष और स्त्री के समाधान, यानी 100 के साक्ष्य मिले हैं। एक ही कब्र में स्त्री पुरुष के कंकाल मिले हैं। यहाँ भी स्तंभ गर्त मिला है, खंभे मिले हैं और चूल्हे मिले हैं। ये जो मैंने बताया ना, यहाँ पे चूल्हा आपको गंबे बताया ना, ये तो गंबे जो है ये खंभे ही हैं। तो यहाँ भी ये गंबे या खंभे मिले हैं, जिसे स्तंभ गर्त बोलते थे, जिससे पूरा घर टिका होता था। चूल्हे भी मिले हैं हमें, जैसे यहाँ चूल्हे मिले हैं, यहाँ भी मिले हैं। लेकिन यहाँ के चूल्हे में हड्डियां मिली हैं, जो ये बताती हैं कि लोग अब मांस को कच्चा नहीं खा रहे थे उस समय के। एक दमदमा है, प्रतापगढ़ में ही है। यहाँ पे 31, यहाँ पे कितने मिले थे? 37। यहाँ पे 4 और बढ़ा दो, 41 नर कंकाल मिले हैं यहाँ पे। 3 मानव कंकाल, अब ये 41 की मैं काउंटिंग बताता हूँ। 3 मानव कंकाल हमें एक कब्र में मिले हैं। 2 युगल समाधान मिले हैं हमें। 5 कब्र मिले हैं दो युगल समाधान के। ठीक है, 5 कब्र मिले हैं जिसमें युगल समाधान था। एकल समाधान का 3 मानव कंकाल का एक कब्र मिला है, यानी एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, समझ गए। और युगल समाधान यानी 2-2 लोग एक ही कब्र में मिले हैं, ऐसे 5 कब्र हैं। और एक इंसान ही मिला है, ऐसे हमें 35 कब्र मिले हैं। तो टोटल काउंट कर लो, 41 कब्र हमें मिले हैं प्रतापगढ़ के दमदमा से। और ये कब के माने जाते हैं? ये मध्यपाषाण काल के स्थल माने जाते हैं। लिखैया एक जगह है विंध्याचल पहाड़ी में। विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, बहुत ज्यादा पोर्शन इसका। और लास्ट में, एंड में ये कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश में आ जाता है। 17 नर कंकाल यहाँ से मिले हैं, बस इतना याद रखो।
बहुत ज्यादा आपको इस पे रिसर्च नहीं करना है, बस मेन पॉइंट यहाँ पे क्या मिला है 37 नरकंकाल, साथ ही साथ 4 मानव दफनाए गए हैं एक ही कब्र में, ऐसा भी पाया गया है कि ऐसे यहाँ पे गंबे मिले हैं, खंभे मिले हैं जिन पर पूरा घर टिका है, चूल्हे में हड्डियां मिली हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे आग का प्रयोग हो गया था और मांस को पका के खाने लग गया था इंसान। महदहा से सिंपल याद रखना है कि यहाँ भी प्रतापगढ़ में है, ये हड्डी के उपकरण आभूषण मिले हैं, हिरण के सींग के छल्ले मिले हैं, ठीक है, युगल सावधान के साथ यहाँ भी मिले हैं, और दमदमा से आपको 41 कब्र और लिखैया से आपको 17 नरकंकाल याद रखने हैं। अब राजस्थान में भी हमें कुछ मध्य पाषाण काल के पुरा स्थल मिले हैं, मैंने अभी बताया था यहाँ पे कौन कौन से राजस्थान में, बागौर और संभार जिले के पास तिलवारा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक तो बागौर, और बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के, अभी भीलवाड़ा जिले आप कोविड-19 के लिए तो जानते ही हो बहुत ज़्यादा संकट में था, अब तो स्थिति सुधर गई है। तो भीलवाड़ा जिले के बागौर से पशुपालन के शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं। सांभर झील वनस्पति के साक्ष्य मिले हैं सांभर झील के पास, और इस जगह को क्या बोलते हैं जहां से वनस्पति के साक्ष्य हमें मिले हैं, तो ये जगह कहलाती है आपकी तिलवारा, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में आते हैं तो आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है आपका, होशंगाबाद में है। यहाँ पे क्या मिला है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और ये बहुत प्राचीन स्थल हो गया, मध्य पाषाण काल का स्थल हो गया। तो मध्य प्रदेश की बात यदि आप करो तो 2 स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आदमगढ़ और एक भीमबेटका। मध्य पाषाण काल में केवल पशुपालन की शुरुआत हुई एवं नव पाषाण काल में इसका उपयोग बड़ी मात्रा में हुआ, दूध लेना, खेतों में इसका प्रयोग करना, ये सब कब शुरुआत हुआ इसका ज्यादा डिटेल में नवपाषाण काल में। लेकिन पशुपालन कोई पूछे शुरुआत कब हो गई, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। कोई पूछे आग की शुरुआत कब हो गई, तो बिल्कुल पूरा पाषाण काल में आग की शुरुआत हो गई थी। गुजरात में मध्य पाषाण काल के स्तर देखें तो एक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, तो लखनौज है। ये जो मैंने आपको सिंबल बनाया है ये डायग्राम में, वो कौन सा है, लखनौज, ठीक है। तो ये आपके गुजरात में भी है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो गुजरात के लंघनाज वैसे नाम है इसका, तो लंघनाज से 14 नरकंकाल मिले हैं और 8 गर्त चूल्हे और छोटे औजार भी मिले हैं हमें, जिससे हमें पता चलता है कि ये भी एक मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल था। अब हम आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल को हम नियोलिथिक एज भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, और कृषि की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं, और आप कह सकते हो कि कृषि की शुरुआत यहाँ से हुई। यहाँ का निवासी पशुपालन अनाज उगाता था। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ मैंने बताया, लेकिन आज की कंडीशन में ये जो साक्ष्य हैं वो हमें उत्तर प्रदेश से भी मिल गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तो आप मेहरगढ़ ही लिखो। अब नई खोज, हाँ ये बात मैंने हालांकि प्रेजेंट भी कर दी है, अब नई खोज से पता चला है कि जो लहुरा देव है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में, वहां पे भी चावल के ऐसी भूसी मिली हैं जो 6500 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कृषि होने के साथ 8000 ईसा पूर्व के हैं। तो अब वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि ये भाई मेहरगढ़ से भी पुराना है, क्योंकि नवपाषाण काल की बात हम जब करते हैं तो कौन सा काल हमारे पास आता है, तो नवपाषाण काल में हम 8000 से नवपाषाण काल में 8000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व की बात करते हैं, और इसको ही बोल दिया गया कि भाई ये 8000 ईसा पूर्व का है। कुछ लोग 6500 ईसा पूर्व का मानते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। कुछ लोग मान रहे हैं कि भैया लहुरा देव अब मेहरगढ़ से भी पुराना कृषि का साक्ष्य दे रहा है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 8000 ईसा पूर्व से, ध्यान रखिएगा, और 8000 ईसा पूर्व से ये नवपाषाण काल। अब कुछ लोग इसको 6000 ईसा पूर्व तक मानते हैं, कई बुक में 1000 ईसा पूर्व तक भी दिया है, पर आप 6000 ईसा पूर्व ही मान के चलें। तो 6500 ईसा पूर्व पुराने साक्ष्य मिले हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि 8000 ईसा पूर्व का ही साक्ष्य है, मतलब ये मेहरगढ़ से भी पुराना है। लेकिन अभी तक आपको जो बुक में मिलता रहा है वो मेहरगढ़ ही है, तो ऑप्शन देखकर आप काम करिएगा। मेहरगढ़ ऑप्शन है तो मेहरगढ़, और यदि दोनों ऑप्शन है तो फिर तो लहुरा देव लगाएं। अब ये लेटेस्ट खोज है। ये नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति, गार्डन चाइल्ड नाम के व्यक्ति ने नवपाषाणिक क्रांति कहा था, क्योंकि बहुत सारी क्रांति वाली काम हुई, मतलब इंसान कृषि करने लगा, इंसान को कृषि का ज्ञान हो गया, तो एक बहुत स्थायी जीवन जीने लग गया, ठीक है। स्थायी आवास में कच्ची ईंटों का प्रयोग, आयताकार घर बनाए इंसान ने, अन्नागार बनाए, मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू कर दिया और चाक बनाना शुरू किया, प्रॉपरली खाना पीना शुरू कर दिया, पालिशदार और चित्रकारी युक्त बर्तन इसने बनाए, हथियार अच्छे अच्छे बनाए,
ठीक है। तो बहुत सारा खोज हुआ यहाँ पे, रिसर्च हुआ, टेक्नोलॉजी कह सकते हो उस समय की। यहाँ पर पाए गए हथियार छोटे और तेज धार वाले थे, हड्डी के उपकरण बनाना शुरू कर दिया इंसानों ने। तो ये कुछ नई चीजें देखने को मिली, इसलिए गार्डन चाइल्ड नाम के व्यक्ति ने इसे नवपाषाणिक क्रांति कहा है। जैसे आज की केस में हम औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, तो नवपाषाणिक क्रांति नवपाषाण काल में हुई। यहाँ पे कुछ स्थल हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। बुर्ज होम, यहाँ पे क्या मिला है बुर्ज होम से, ये बात आप चाहो तो लिख लो, ये पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम में हमें गर्त मिले हैं, ठीक है। क्या मिले हैं? हमें गर्त मिले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए। हमें बड़े बड़े गर्त मिले हैं बुर्ज होम से, ठीक है। और आगे पॉइंट्स ये कवर हो जाएगा ऑलरेडी। पाकिस्तान में मेहरगढ़ नवपाषाण काल का है, और बिहार में चिरांद है, पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थल हैं, असम में दाओजली हेडिंग नाम की जगह है, आंध्र प्रदेश में उतनूर, नागार्जुन कोंड है, कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कुडक्कल, पिक्किहिल, नरसीपुर। अब ये सभी मत याद करो, बस एक दो आप पॉइंट्स याद कर लो। तमिलनाडु में पैथमपल्ली, उत्तर प्रदेश में कोलधीवा, चोपनी मांडो, महागढ़ा, ठीक है। बाकी बुर्ज होम मैं थोड़ा डिटेल से आपको बताने की बात कर चुका हूँ, तो इसको बुर्ज होम को मैं डिटेल से बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में मिला है। यहाँ कब्रों में कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी बड़े कुत्ते भक्त थे, पता चल गया उस समय से कुत्ते पाले जा रहे हैं। गर्तवास मिले हैं, जो गड्ढे वाले घर कहलाते थे, जिसमें लोग रहते थे। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन नाम के व्यक्ति ने की थी। किसकी? बुर्ज होम की खोज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बुर्ज होम। अब इतना डिटेल में मत जाओ तो मत जाओ, पर याद रखो कि बुर्ज होम एक नवपाषाण काल का स्थल है, जो कहां से मिला है? जम्मू कश्मीर से मिला है। अब ये कभी नहीं भूलोगे यार, कुत्ते और आदमी एक साथ, मालिक एक साथ दफनाए गए। गर्तवास भी मत भूलना, पूछा गया है कई बार गर्तवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं। अभी खोज भूल जाओ तो भूल जाओ, बाकी थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। पीटरसन क्रिकेट खिलाड़ी का भी नाम है, डी टेरा। अब गुफ कराल में चलते हैं हम, नाम ही गुफ कराल है। यहाँ से भी गर्तावास मिले हैं, हड्डी के उपकरण मिले हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक। मेहरगढ़, ये भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ बसने वाले नवपाषाण के लोग अधिक उन्नत थे, गेहूं, जौ, रुई ये सब उपजाते थे। यहाँ लोग कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। और यहाँ से हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के। अब आज की कंडीशन में हम कृषि के वो साक्ष्य लहुरा देवी से बोल जरूर देते हैं, लहुरा देव से, लेकिन अभी भी आप मेहरगढ़ ही पाओगे बुक्स में, इसलिए मेहरगढ़ भी मत भूलना और लहुरा देव याद कर लो। नवीनतम खोज के आधार पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जबकि पहले मेहरगढ़ ऐसे साक्ष्य रखने का क्रेडिट रखता था। ये नोट भी मैंने बना दिया है। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन में, अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते रहना। अब कोलढीवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अब ये सब आपको छोटा छोटा ल्यूसेंट में बताया है, मैंने थोड़ा डिटेल से आज की क्लास रखी है। तो इसको कोल्ड हवा बोलो या कोल्ड ही हवा बोलो। अब आप कई जगह बुक में ये ऐसा लिखा होता है, कोल्डी हवा, ठीक है। तो कोल्डी हवा, कोल्ड हवा याद कर लो यार, आप ठंडी हवा करके याद कर लो। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास है। यहाँ चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चौपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास ही। यहाँ मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं, और ये विश्व के सबसे प्रथम बर्तन है, पुराने बर्तन है। महगरा, ये भी उत्तर प्रदेश में है, प्राचीनतम गौशाला मिली है। धान के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद नाम की जगह बिहार में है, ठीक है। चिरांद वर्ड तो आपने यूज किया होगा, या आप ये कोई सीरियल आता है ना, भाभी जी घर पर है, उसमें बहुत यूज होता है। यहाँ पर हड्डियों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब आपको मैं कुछ स्थल बताता हूँ, जैसे सगनकल्लू, कोडक्कल, ये तमिलनाडु के हैं। उतनूर आंध्र प्रदेश का है। पिकटीहल कर्नाटक का है। तो ये भी कुछ दक्षिण भारत के जगह हैं, ठीक है। यहाँ से हमें राख मिले हैं, गोबर और घास फूस इकट्ठा करके जलाते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है, क्योंकि राख से यही तो पता चलेगा कि गोबर घास फूस से वो जलाते थे। तो पहली फसल हमें जौ मिली है, दूसरी फसल हमें गेहूं मिली है, और नवपाषाण काल में पहिए की खोज हो गई थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। तो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पूरा पाषाण काल कंप्लीट कर लिया। जल्दी से क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि प्रागैतिहास, आदिइतिहास, ऐतिहास, ये 3 भागों में बंटता है। प्रागैतिहास में हमें कोई लिखित साक्ष्य मिलते ही नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि आपका पाषाण काल, ठीक है। हालांकि कुछ लिखित साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, पर वो चित्र के फॉर्म में ही मिलते हैं, भित्ति चित्र हैं, उसमें कोई लिपि वगैरह का प्रयोग नहीं है।
फिर आधे ऐतिहासिक काल में हमें लिपियां मिलती हैं, पर उसे हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लिखित साक्ष्य हैं लेकिन। पर हमें जो भी पता चला है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य की मदद से ही पता चला है, क्योंकि लिपि को हम डिसाइफर या रिवील नहीं कर पाए। ऐतिहासिक काल में लिपि मिलती है, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। लिपि को आप पढ़ पा रहे हो, लिखित जो बातें हैं वो आप पढ़ पा रहे हो। मौर्य काल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल 3 भागों में बांटोगे। 5 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक का ये काल चलेगा। पूरा पाषाण काल आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चलेगा, जिसमें आग की खोज की बात हो जाएगी। मध्य पाषाण काल में आग बहुत दम से यूज हुआ। बाकी ये पूरा पाषाण काल सबसे बड़ा पीरियड रखता है, जिसमें 3 हिस्से कर सकते हो, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। आधुनिक मानव पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में डेवलप हो गया था। नव पाषाण काल में पहिया कृषि आ गया। मध्य पाषाण काल में आग का यूज तेजी से हुआ। ये 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड के बारे में याद रखिए। मद्रास के पलवरम से इन्होंने एक हैंड एक्स की खोज की थी। ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, हैंड एक्स, और इस कारण से इनको हम भारतीय प्रागैतिहास के पिता कहते हैं। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिस कारण से इनको हम भारतीय पुरातत्व का फादर कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में कोर प्रणाली का प्रयोग हुआ और हस्त कठार वगैरह बनाए गए। इसके कुछ स्थल हैं, कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका और नरसिंहपुर में स्थल पाए गए हैं। तमिलनाडु में अतिनमपक्कम पलवरम में पाए गए हैं, और एक एक दो स्थल मैंने उत्तर प्रदेश के बताए हैं, लेकिन मेन मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के आप याद रखेंगे। मानव कृषि का ज्ञान नहीं था, लेकिन आग का ज्ञान मानव को हो गया था निम्न पूरा पाषाण काल में। आग की खोज निम्न पूरा पाषाण काल में नहीं, रादर आपकी पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी आग की खोज। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में ही आग इंसान जान गया था, लेकिन आग की खोज की बात हम मोटा हिसाब बोल सकते हैं ना पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा आग का प्रयोग देखने को कब मिला? मध्य पूरा पाषाण काल में देखने को मिला। यहाँ के औजार फलक प्रणाली से बनाए गए, और इसके मेन स्थल में महाराष्ट्र का निवारा आता है, जो निम्न पूरा पाषाण काल में भी था, यहाँ भी था। एच डी सांकलिया ने मध्य पूरा पाषाण काल की खोज का श्रेय इनको जाता है, और ये निम्न और मध्य ये दोनों हिमयुग कहलाते हैं। एक तरीके से यहाँ पे बहुत ठंडी थी, और इसलिए वनस्पतियां वगैरह कम पैदा होती थी, इसलिए कृषि की बात यहाँ पे नहीं होती थी। बाद में उच्च पूरा पाषाण काल आता है। हथियार यहाँ पे मध्य पूरा पाषाण काल जैसे ही थे, ठीक है, और आधुनिक मानव का उदय हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकारी, नक्काशी, ये सब बात की मैंने। भीमबेटिका में जो चित्र उकेरे गए माना जाता है इसी काल में उकेरे गए, और उच्च पूरा पाषाण काल के भारत में लगभग 566 स्थल पाए गए हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट मैंने बताया है, ये मैंने मध्य पाषाण काल से बताया है। झारखंड का छोटा नागपुर और उड़ीसा का मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, ये सब मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। मध्य पाषाण काल में बहुत माइक्रोलिथिक एज कहलाता है। औजार हमारे सूक्ष्म हो गए थे, और तीर कमान की खोज हो गई थी। हड्डी और सींग के उपकरण बनाए गए थे। राजस्थान का बागौर, सांभर झील का तिलबोरा स्थल सांभर झील के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद में आता है। भीमबेटिका, जो कि रायसेन में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हैं। पशुपालन के साक्ष्य बागौर में मिले हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहराय है, महदहा है, दमदमा है, और विंध्याचल श्रेणी में लिखैया है। कर्नाटक में जलाल हल्ली है। सराय नहराय मैंने बताया था 37 नरकंकाल मिले हैं, और 4 मानव एक साथ दफनाए गए साक्ष्य मिले हैं। महदहा में क्या मिला है? उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ में है ये। हड्डी के उपकरण, आभूषण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। हिरण के सींग के छल्ले मिले हैं। ठीक है, दमदमा से 41 नरकंकाल मिले हैं, और लिखैया से 17 मिले हैं। बागौर जो राजस्थान का है, भीलवाड़ा जिले में आता है। भीलवाड़ा आप जानते हो नाम, सुना होगा अभी यदि न्यूज़ में आप देख रहे हो न्यूज़ तो। पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। सांभर झील के पास वनस्पति के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और इसी तरीके से हमें भीमबेटिका में चित्र मिले हैं अलग अलग पशु के। गुजरात का एक लंघनाज नामक स्थल है, जहाँ पे हमें 8 गर्त चूल्हे और 14 नरकंकाल मिले हैं। फिर नवपाषाण आता है, जिसमें हम मेहरगढ़ में कृषि की बात करते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य की, जो आज वर्तमान में लहुरा देव उत्तर प्रदेश के कबीर नगर जिले में आता है। वहाँ की क्रेडिट मिल चुकी है, उसको क्रेडिट मिल चुकी है। इसे गार्डन चाइल्ड नाम के व्यक्ति ने नवपाषाणी क्रांति कहा है, क्योंकि इस काल में अन्नागार, मिट्टी के बर्तन, पॉलिशदार बर्तन, चित्रकारी युक्त बर्तन, छोटे छोटे हथियार, तेज धार वाले हथियार, हड्डी के उपकरण, ये सब इस काल में यूज हुआ। साथ ही साथ पशुपालन, अनाज उगाने लगा इंसान। ठीक है, अब ये सब अनाज उगाने का काम, खेती का काम पहले पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि पहले क्या था, हिमयुग चला, तो उस समय पॉसिबल नहीं था। अब ये नवपाषाण काल में खेती के साक्ष्य मिल गए हमको, साथ ही साथ हमें पहिया मिल गया, ये सब मिला।
जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम है, पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, बिहार में चिरांद है, असम में देवजली, हेडलिंग है, आंध्र प्रदेश में उतनूर, नागार्जुन कोंड है, और तमिलनाडु में प्रथमपल्ली है, इलाहाबाद में कुलदीवा और चोपड़ी मांडो महगड़ा है। अब मेन जो है बुर्जहोम है, वो याद रखो, कब्रों में कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, गर्तवास मिले हैं, और 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने इस स्थल की खोज की थी। गुफ कराल नामक जगह भी जम्मू कश्मीर में ही है, जहां से गर्तवास मिले हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान में पाकिस्तान में आता है, यहाँ साक्ष्य मिले हैं। भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे गेहूं जौ आदि उगाने के साक्ष्य मिले हैं, और खेती की प्राचीनतम साक्ष्य का श्रेय पहले इसको जाता था, अब लहुरा देव को जाएगा। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया पाषाण काल। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ अब आगे का, पर उससे पहले कोल्डी हवा भी देख लो। यहाँ चावल की साक्ष्य मिले हैं, पुराने मृदवान मिले हैं, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से। महागरा से क्या मिले हैं, गौशाला स्नान जो ये सब मिला है। चिरांद बिहार में, यहाँ पे हड्डियों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। और सोगन कल्लू, कोडककल, उतनूर, पिटरहील, ये इसमें जो सोडन कल्लू है और कोडककल है ये तमिलनाडु का है, उतनूर आंध्र प्रदेश का है, पिकटीहल कर्नाटक का है। जो कौन से साक्ष्य हैं, ऑब्वियसली ये नवपाषाण के साक्ष्य हैं। पहली फसल जौ मानी जाती है, दूसरी गेहूं, और नवपाषाण में पहिया खोज किया गया था। अब हम करते हैं जल्दी से डिस्कस ताम्रपाषाण काल का, चैल्कोलिथिक एज का। मैं आपको बता दूं किस तरीके से ये डिसाइड किया गया। अब सबसे पहले हमने पत्थर का प्रयोग किया, तो वो स्टोन एज कहलाएगा। फिर धीरे धीरे हमने ब्रॉन्ज का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे धातु हमने बनाना शुरू कर दिया जिसमें तांबा था। तांबा क्या होता है, कॉपर होता है। सबसे पहले तांबा किसका प्रयोग हुआ, स्टोन का। ठीक है, अब स्टोन के बाद हमने किसका प्रयोग करना शुरू किया, बताएं। स्टोन के बाद हमने क्या तांबे का प्रयोग पहले किया या कांसे का प्रयोग पहले किया, ये आप बताएं। पहले हमने तांबा किया, कॉपर किया, बिल्कुल पहले कॉपर किया, इसलिए ताम्रपाषाण आएगा। फिर इसके बाद हमने कांसा किया। कांसा भी एक मिश्र धातु है, तांबा मिश्र धातु नहीं है, तांबा कॉपर कहलाता है, एक धातु है, और कांसा एक मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज कहलाता है कांसा। तो ब्रॉन्ज एज हमें बाद में मिला। कांस्य युगीन सभ्यता हम किसे बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को। तो सबसे पहले आपका स्टोन एज आया, पहला सभ्यता। फिर आपका ताम्रपाषाण सभ्यता, यानी तांबा और मतलब कॉपर भी और पत्थर भी दोनों का प्रयोग हुआ। फिर आपका ब्रॉन्ज एज आता है, तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता, जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, जो हम कल से शुरू करने वाले हैं, इसलिए आज हम पूरा कर लें इसको। धातुओं में सबसे पहले तांबा कॉपर का प्रयोग हुआ। तांबा और पत्थर के उपकरण साथ साथ उपयोग होते थे। इस काल में चैल्कोलिथिक एज के नाम से इसलिए भी जानते हैं क्योंकि इसका अर्थ होता है पत्थर और तांबे के उपकरण उपयोग की अवस्था। ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे पशुपालन करते थे, खेती करते थे, स्थायी जीवन जीते थे, ज्यादातर काले लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। मनुष्य गेहूं, धान, दाल, कृषि ये सब करने लग गया था। भारत में हम 3 स्थल यहाँ देखते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 3 संस्कृति यहाँ देखने को मिलती हैं जो ग्रामीण सभ्यता ही कहलाती हैं। ताम्रपाषाण काल की सभ्यता ग्रामीण थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्सा, महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा, ये ताम्रपाषाण काल के हिस्से हैं। घर बनाने के लिए लकड़ी, घास फूस, मिट्टी, पत्थर ये सब यूज करने लग गए थे ये लोग। कुछ संस्कृतियां हड़प्पा पूर्व की हैं, कुछ हड़प्पा कालीन की भी हैं, कुछ हड़प्पा के बाद की भी हैं, मगर तांबे के प्रयोग के कारण इसे हम पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी कुछ संस्कृतियां बाद की भी हैं हड़प्पा के। तो याद रखो कि हड़प्पा के समय और हड़प्पा के पहले से ये शुरू हो गया था। ठीक है, हड़प्पा की पर्टिकुलर संस्कृत को हम ब्रॉन्ज एज में रखते हैं। ठीक, तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत को 3 भागों में बांट लो, और इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, शॉर्ट स्वीट हमें पढ़ लेना है। एक तो हमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास वैली सिविलाइजेशन या आहार संस्कृत इसको बोलते हैं, जो 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व का है। मतलब सीधी सी बात है, ये एक तरीके से आप कहोगे कि हड़प्पा के काल का ही है, क्योंकि हड़प्पा का काल तो 2500 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा के बाद का ही एक तरीके से कह सकते हो। कुछ हड़प्पा के पहले के भी होंगे इसी बनास में, लेकिन बनास का काल इसी में माना जाता है, बनास नदी के तट पर। ठीक है, आहाड़, गिलोंड और बालथाल ये 3 जगह यहाँ पे फेमस मानी जाती हैं बनास वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। फिर आता है मालवा संस्कृत, ये पूरी मध्य प्रदेश की संस्कृत है ताम्रपाषाण काल की, जो 1700 से 1200 ईसा पूर्व की चलती है। कायथा संस्कृत भी इसको बोलते हैं, और कायथा, एरन, नवदा, टोली, महेश्वर ये कुछ जगह हैं जो इसके लिए फेमस है। ये जॉर्वे संस्कृत है, पश्चिम महाराष्ट्र की संस्कृत है, जो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व की मानी जाती है। जॉर्वे, दैमाबाद, इनाम गांव और नासिक, चंदोली, नेवासा ये सब इसके उदाहरण हो गए।
ठीक है, तो ये आप आइडिया लग गया होगा कि ताम्रपाषाण काल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भैया आपने स्टोन का प्रयोग किया तो स्टोन एज, आपने कॉपर का प्रयोग किया तो ताम्रपाषाण, कॉपर और स्टोन दोनों का साथ में किया, ब्रॉन्ज का प्रयोग करने लगे तो कांस्यकालीन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हो गया। अहार जो जगह है ये बनास वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है, राजस्थान में है। यह इतना एडवांस था कि यहाँ तांबे गलाने की फैक्ट्री पाई गई है और सर्वाधिक तांबे के उपकरण पाए गए हैं। अहाड़ को ताम्रवती, ताम्रनगरी, तांबवती के नाम से भी जाना जाता था उस समय। यहाँ से कपड़ों की छपाई के ठप्पे मिले हैं और ये माना जाता है कि यहाँ कपड़े की रगाई छपाई लोग करने लग गए थे। तो ये एक अच्छी सभ्यता थी, जानी मानी सभ्यता थी। लेकिन इस सभ्यता को हम क्या मान के चलते हैं? ताम्रपाषाण सभ्यता को ग्रामीण मान के चलते हैं, जबकि सिंधु घाटी को हम नगरी मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अहाड़ के बाद, अहाड़ के लोगों के पहाड़ी क्षेत्र से पत्थर काट कर लाते थे और अपना घर बनाते थे। यानी पहाड़ को काट के फिर बाद में इन्होंने अपना घर बनाया। यहाँ पर गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रक्रोप प्रणाली का प्रयोग किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अहाड़ के लोग पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर निकाल कर अपने घर बनाते थे। ये दोबारा रिपीट कर दिया पॉइंट मैंने। गिलुंड की बात करें तो यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। एच.डी. सांकलिया ने गिलुंड को बनास संस्कृत का स्थल घोषित किया है और यहाँ पर पत्थर के उपकरण तांबे की अपेक्षा ज्यादा पाए गए हैं। यह लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। ठीक है, ये गिलुंड जगह हो गई। ये तीनों जो जगह मैंने बताया, अहाड़, गिलुंड, बालथाल, ये दक्षिण पूर्व राजस्थान के ही जगह हैं, बनास वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट मालवा या कायथा संस्कृत। ठीक है, तो ये मालवा संस्कृत आ गई हमारी, जिसे कायथा संस्कृत भी हम बोलते हैं। ऐसे ही बनास को हम अहाड़ संस्कृत भी बोलते हैं, क्योंकि अहाड़ सबसे इंपॉर्टेंट जगह रहा है यहाँ पे, बनास नदी के किनारे फला फूला है। अब दूसरा मालवा आ गया। कायथा इसमें एक जगह है, अपने आप में एक संस्कृत के रूप में जानी जाती है। ये एडवांस्ड और डेवलप्ड थी, इसे अलग पढ़ते हैं इसीलिए हम। वी.एस. वंकड़कर को कायथा संस्कृत की खोज का श्रेय जाता है। 1964 में इन्होंने खुदाई कार्य करवाया था। यहाँ अच्छी उन्नत किस्म के तांबे का प्रयोग होता था। लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसमें गर्दन चॉकलेटी कलर के लेप लगाया जाता था। यहाँ के मृदभांड अपने समकालीन मृदभांडों से बिल्कुल अलग थे। यहाँ से चरखा प्राप्त हुआ है, अर्थात यहाँ के लोगों के पास कपास उगाने का भी ज्ञान था। तब तो चरखा से उस कपास को वो ऑब्वियसली उससे कपड़े बनाएंगे। एरन भी इसी समय का जगह माना जाता है, और हालांकि एरन को तो हमने बहुत प्राचीन काल से देखा है, पर एरन प्राचीन काल से नहीं देखा। एरन तो कौन सी जगह है? एरन सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं ना, यहाँ से वो जगह है एरन। ठीक है, तो एरन की बात भी होती है यहाँ पे। अब बहुत समय से कैसे देख सकते हैं, ये कब का है? ये मालवा संस्कृत है, मतलब ये कब का है? 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। फिर भी आज का तो नहीं है तो पुराना ही। यह मालवा संस्कृत के क्षेत्र में आता है। यह एक किले बंदी बस्ती थी। और एरन अभिलेख हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ लिया है ना एरन अभिलेख, अभी और लेटर ऑन काम करेंगे। हालांकि भानुगुप्त के काल में, गुप्त वंश में, यहाँ पे हमें सती के साक्ष्य मिले। फिर नवदा टोली आता है। पूरे ताम्रपाषाण काल में एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सबसे अधिक खुदाई हुई है। नवदा टोली में, ताम्रपाषाण के नवदा टोली में सबसे अधिक किस्म के अनाज उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे हमें पूरे ताम्रपाषाण काल में सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती इस नवदा टोली को माना जाता है। सबसे बड़ी बस्ती लेकिन दैमाबाद को मानते हैं। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है वर्तमान में। तो इस दैमाबाद को सबसे बड़ी बस्ती मानते हैं। और सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती किसे मानते हैं? नवदा टोली को। सबसे नवीनतम संस्कृत जौरवे संस्कृत है, जो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व की मानी जाती है। दैमाबाद ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। यह बस्ती नगरीकरण की है। ठीक, तो जौरवे संस्कृत एक बेसिक संस्कृत हो गई आपकी। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्विकली आंसर करना है। आज की क्लास भी थोड़ा लंबी जरूर खिंची है, पर उम्मीद है कि आप सब समझ गए हैं। ठीक, हर चीज आप समझेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं लेसेंट ओरिएंटेड। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि जहां पे कोई लिखित विवरण नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मैं आंसर भी देता चल रहा हूं, आप चाहो तो कमेंट कर लो। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल क्या होता है? वो काल होता है जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिलते जरूर हैं, लेकिन उन साक्ष्य को पढ़ने के लिए लिपि नहीं है। होमो सैपियंस कब आया? तो ये धरती पे कब आया भाई? ये पाषाण काल में तो आ गया था। पूर्व पाषाण काल में भी आ गया था क्या? बिल्कुल, पाषाण काल के पहले भी मानव आ गया था, शिकार करता था, लेकिन पाषाण काल में उसने बहुत सारे अच्छे कार्य करना शुरू कर दिए। क्या अच्छे कार्य किए? आग की खोज कर लिया उसने। कब किया आग की खोज? पूरा पाषाण काल में। फिर पहिए खोज कर लिया उसने नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में तो कई क्रांतियां लेके आया मानव। फिर मनुष्य ने स्थायी जीवन कब व्यतीत करना शुरू किया? नवपाषाण काल में।
और सबसे पहले पालतू किसको बनाया होगा? कुत्ता को। कुत्ता के हमें 100 के साथ, मालिक के साथ 100 भी मिले हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? बिल्कुल याद कर लो, तांबा का प्रयोग किया है। और कौन से औजार का प्रयोग किया है? कुल्हाड़ी का किया है। कहाँ से मिला है कुल्हाड़ी? हमें अतिरम पक्कम से भी कुल्हाड़ी मिली है, और हमें एक और जगह कौन सी बताई थी? पलवरम, वहां से भी कुल्हाड़ी मिली है। सबसे पहले तो पलवरम से मिली है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को, जिन्हें हमने फादर बोल दिया प्रागैतिहासिक का। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में शुरू हो गया। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ है, जो बलूचिस्तान में है, जिसको हम सबसे पुराना मानते हैं। अब आजकल तो हमने संत कबीर नगर में खोज लिया है एक नया स्थल। कोल्डी हवा से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। और भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज, जो कि एक हैंड एक्स था, कहाँ से मिला है? पल्लवरम से मिला है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर से ही बने थे, और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को 1863 में यह औजार मिला था, हैंड एक्स, जिस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक के फादर। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, अब हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं इस सिंधु घाटी की सभ्यता को। ठीक है, असम का एक श्वेतभ्रु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपी है। कपी का मतलब एक बंदर टाइप का आप कह सकते हो। तो ये एक पॉइंट इसमें मेंशन है आपके ल्यूसेंट में, आप देखो, यदि बुक आपने ओपन करके रखी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। तो अभी जो मैंने जोरवे संस्कृत बताया, तो उस जोरवे संस्कृत में आप एक मेंशन कर लो, इनाम गांव। ठीक है, तो इनाम गांव नामक जो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इनाम गांव। तो ये मैं चाहूंगा कि आप इनाम गांव यहाँ पे मेंशन करो। क्या है इनाम गांव? ताम्रपाषाण काल की ही बस्ती है, लेकिन इसको हम कब का मान के चलते हैं? 1400 से 700 ईसा पूर्व का मान के चलते हैं, यानी इसको जॉरवे संस्कृत का हम बस्ती मान के चलते हैं। जॉरवे संस्कृत की सबसे बड़ी बस्ती पूछा जाए तो इनाम गांव लगाएंगे, जबकि ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती पूछा जाए तो दैमाबाद लगाएंगे। ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती बोला जाए तो आप नौदा टोली लगाएंगे, क्योंकि वहाँ गांव बहुत ज़्यादा थे। ठीक, गांव ज़्यादा होने वाली बस्ती नहीं। ठीक है, समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं। एक पॉइंट आपके पास ये है कि शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है, कवर हो गया है ये पॉइंट। मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है, ये भी मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। इसके अलावा भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले थे, जो प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। ठीक है, प्रजाति के आधार पर बांटा। तो ये एक पॉइंट है ल्यूसेंट में, जिसे मैंने कवर कर दिया है। तो आज की क्लास में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल बहुत ही डिटेल से समझा दिया। आज की क्लास भी 1 आवर की हो गई है। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करने वाले हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा हम और डिटेल से एनालाइज करेंगे, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में एंड करता हूँ। थैंक यू क्लास।